हेलो। हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास आपके लिए सामने है। पढ़ें आराम से, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छा खाना खाते रहें ताकि आप लोग शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहें और मानसिक रूप से भी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने अब पहली क्लास में हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चल रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर सेकंड में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। लेकिन आज बारी है उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करने की, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो आज हम क्लास में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके फिर हम अपनी क्लास को, सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप अच्छी तरह जानते हो कि जब विद्युत क्षेत्र गुजरेगा तो मैं एक समान विद्युत क्षेत्र अगर लूंगा तो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में। यानी अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। और आप लोगों ने इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई भी पृष्ठीय क्षेत्रफल रख दिया। जरूरी नहीं है उस पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप ऐसा ही लो, जैसे वो तो मैं अपनी पसंद से ले लेता हूं। आप लोग क्या कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐसा ले लीजिए। ठीक है, अभी जब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक अभिलंब सदिश होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसके अभिलंबवत बाहर की ओर जाने वाले सदिश को हम लोग अभिलंब सदिश कहते हैं, जिसको डी ए वेक्टर से निरूपित किया जाता है। जिसको डी ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं तो इसका अभिलंब सदिश इधर जाएगा, डी ए वेक्टर। ये है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक दूसरे की दिशा में है। क्लियर? तो इस चीज को मैं समझाऊं उससे पहले अब हम लोग अपने इस वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पर आ जाते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी लंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, या फिर मैं ऐसे कहूं किसी एक अंक पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक अंक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। एक अंक, यदि कोई एक अंक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत, देखिए ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो एक अंक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, एक अंक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। यही कहा था मैंने। अब उसके बाद मैंने कहा था कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत फ्लक्स आपके विद्युत क्षेत्र और आपके क्षेत्रफल सदिश का गुणनफल होता है। तो डेल्टा फाई बराबर ई डी ए। क्लियर? ये एक बेसिक चीज है, लेकिन अब मैंने जिस फॉर्म में आप लोगों को पढ़ाया था उस फॉर्म में पढ़ाता हूं और देखिए आप लोग इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचते हो। ये आपका जो कुछ भी मैंने अभी बताया है वो एक केस है आपके टॉपिक का, इतना तो आप समझ ही रहे हो, आप लोग पढ़ चुके हो कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल रखा है। ठीक है, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का अभिलंब सदिश डी ए वेक्टर ऐसे होगा। ये विद्युत क्षेत्र है आपका तो ई वेक्टर ऐसे होगा। ये विद्युत क्षेत्र और अभिलंब सदिश के मध्य में कोण बना हुआ है थीटा। क्या बना हुआ है? थीटा। तो जब डी ए का घटक करूंगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये वाला घटक आएगा डी ए कॉस थीटा। थीटा वाला घटक आपका डी कॉस थीटा वाला फलन होता है, तो डी ए कॉस थीटा। परिभाषा ये थी कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एक अंक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या विद्युत क्षेत्र को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वो परिभाषा थी, लेकिन उस परिभाषा को निकालेंगे हम लोग फॉर्मूले से। फॉर्मूले में क्या कहा गया कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आपके विद्युत क्षेत्र और उस दिशा में अभिलंब सदिश, विद्युत क्षेत्र की दिशा में अभिलंब सदिश का गुणनफल होता है। अभिलंब सदिश क्या है बच्चों? विद्युत क्षेत्र की दिशा में डी ए कॉस थीटा। क्या है? डी ए कॉस थीटा। तो डेल्टा फाई बराबर, बोलिए क्या आ गया? ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा। अगर मैं इसको व्यक्त करूं तो आपको अच्छी तरह पता है कॉस थीटा किस में आता है? आपके अदिश गुणनफल में। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिख सकता हूं।
ये आपके विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया कि विद्युत फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो विद्युत क्षेत्र और अभिलंब सदिश दोनों का अदिश गुणनफल होता है। अगर आप लोगों को परिणामी विद्युत फ्लक्स निकालना है तो इस अल्प विद्युत फ्लक्स का क्या करेंगे, समाकलन। तो इस अल्प विद्युत फ्लक्स का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और जब आप इस अल्प विद्युत फ्लक्स का समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर आप लोगों को विद्युत फ्लक्स निकालना हो किसी बंद लूप के लिए, जैसे मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र में बंद लूप है, बंद लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए, तो बंद लूप के लिए ऐसे व्यक्त करोगे क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे वो मैं सारे कराऊंगा, इसलिए आप लोगों को, इसलिए इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, न्यूमेरिकल में आज ही कराऊंगा। तो देखिए उसके बाद अगर मैं इसका यूनिट निकालता हूँ मात्रक, तो देखिए डेल्टा फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब और विद्युत आपका जो अभिलंब सदिश है यानी क्षेत्रफल है उसका मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। या फिर अगर आप विद्युत क्षेत्र का मात्रक लेते हो वोल्ट पर मीटर, क्या लेते हो, वोल्ट पर मीटर, तो डी ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो डेल्टा फाई बराबर आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या वोल्ट इनटू मीटर। क्लियर, ये मात्रक था, विमा वगैरह आप देख चुके हो, इतना आपको पता है कि ये एक सदिश राशि है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए केस पढ़ाना, तो अब मैं केस पढ़ाना शुरू करता हूँ। देखिए आप लोग गौर से, तो कल की क्लास आपके लिए अच्छी तरह रिवाइज हो जाएगी। सबसे पहला एफ थीटा इक्वल टू 0 समझिए दूसरे तरीके से। कल आप लोगों ने पढ़ा बड़े आराम से, आज आपको वही चीज पढ़नी है लेकिन बड़े आराम से और दूसरे तरीके से पढ़नी है। अगर थीटा 0 है, अब आपके पास सामने ये डायग्राम है, आप सोच के देखिए थीटा 0 कब होगा। थीटा 0 तब होगा जब आपका डी ए इस डायरेक्शन में आ जाएगा, डी ए की जो डायरेक्शन इस साइड में है वो इस साइड में आ जाएगी, यानी ये ऐसे आ जाएगा, तभी तो थीटा 0 होगा। तो लेकर आते हैं, देखिए ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, आपका डी ए उस डायरेक्शन में कब आएगा, जब आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे होगा। तो ये आपका डी ए वेक्टर हो गया और ये ई वेक्टर हो गया। बोलो कोण 0 हुआ कि नहीं हुआ। याद रखिए कोण बनाएगा अभिलंब सदिश। कौन बनाएगा, अभिलंब सदिश। तो थीटा 0 है, इस बात को आप लैंग्वेज में कैसे बोलोगे, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में हो। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में है या अभिलंब सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। तो देखिए ई वेक्टर डॉट डी ए, तो आप लोग फ्लक्स निकालिए, डेल्टा फाई बराबर ई डी ए कॉस 0, तो डेल्टा फाई बराबर ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया ई डी ए। दूसरा एफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप सोचिए थीटा 90 कब होगा, जब ये ऐसे हो जाएगा। अब ये आपका डी ए वेक्टर ऐसे कैसे कब होगा, तो देखिए ये आपका विद्युत क्षेत्र है, इसमें आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल रखा हुआ है ऐसे, तो अभिलंब सदिश ऊपर हो गया और आपका विद्युत क्षेत्र इधर हो गया, तभी तो एंगल 90 डिग्री हुआ। यानी 90 डिग्री कोण तब होगा जब आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, यानी लेटा हुआ हो, और अभिलंब सदिश लंबवत हो। तो आप विद्युत फ्लक्स निकालिए, थीटा 90 है तो ई डी ए कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स क्या हो गया 0। क्लियर, आपके लिए ये फॉर्मूला निकाला है मैंने, डेल्टा फाई बराबर ई डी ए। अब देखो इसी फॉर्मूले से मैं आपकी परिभाषा निकालूंगा वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स का सामान्य अर्थ है कि वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश यानी अभिलंब सदिश यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्षेत्रफल का गुणनफल होता है, यही सामान्य अर्थ है। अब आप सोचिए कि आपने इस केस के लिए लिया था थीटा 90, या फिर ये ऐसा करिए ई डी ए कॉस थीटा ले लीजिए। क्या ले लीजिए, ई डी ए कॉस थीटा। आप लोगों ने मूल फॉर्मूला ले लिया फ्लक्स का, डेल्टा फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब आप क्या कीजिए, थीटा 90 डिग्री और डी ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए। आपका थीटा 90 डिग्री ले लिया और वैद्युत जो आपका पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, तो डेल्टा फाई बराबर ई इंटू 1 इंटू कॉस 90 की वैल्यू 1, तो डेल्टा फाई इक्वल टू ई। अब देखिए इससे आपकी परिभाषा निकल कर आई, क्या निकली, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत
विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या या विद्युत क्षेत्र। दोबारा बोल रहा हूं, आपके एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबवत, 90 डिग्री का मतलब लंबवत, लंबवत गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र की माप या विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर या नहीं? तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। आपकी डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ से निकाल दी। क्लियर? अब हम लोग शुरू करते हैं आगे। अब जब आपने इसको समझ लिया है कि न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, एक आध मैंने अदिश गुणनफल का न्यूमेरिकल आप लोगों को बता दिया था, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए आप लोगों को इसका अदिश गुणनफल करना है। एक आध न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोलूंगा, आप लोगों को बोलने वाला क्वेश्चन लिख लेना है, बाकी कैलकुलेट में सामने करूंगा। क्वेश्चन बोल रहा हूं कि मान लिया एक वर्गाकार फ्रेम है, एक कैसा फ्रेम है? वर्गाकार फ्रेम है, और जिसकी भुजा दे रखी है, एक वर्गाकार फ्रेम है जिसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, और ये फ्रेम विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा हुआ है कि इसका अभिलंब सदिश 60 डिग्री कोण बनाता है विद्युत क्षेत्र से, 60 डिग्री कोण बनाता है विद्युत क्षेत्र से। और विद्युत क्षेत्र कितना है? विद्युत क्षेत्र है आपका 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? अब आप लोगों के लिए ये पता करना है कि इसमें वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। सुन लीजिए, आपका क्वेश्चन में एक बार दोबारा बोलता हूं। एक वर्गाकार फ्रेम किसी 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि आपके फलक का अभिलंब सदिश विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए उस फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। आप लोगों को डेल्टा फाई यानी वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। वैद्युत फ्लक्स बोलिए क्या फॉर्मूला है? ई डी ए कॉस थीटा। डेल्टा फाई बराबर आपके एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वर्गाकार फ्लक्स रखा हुआ है, वर्गाकार फलक रखा हुआ है, ठीक है, जिसका अभिलंब सदिश 60 डिग्री कोण बनाता है विद्युत क्षेत्र से। क्लियर? तो ई की जगह पे 10 की पावर 4 डी ए, एरिया निकालना है। एरिया किसका निकालना है? आपके इस फलक का, आपका जो वर्गाकार फलक है उस फलक का एरिया निकालना है। और वर्गाकार फलक का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ई इंटू साइड का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। डेल्टा फाई बराबर ई की वैल्यू 10 टू दी पावर 4। क्लियर? ई की वैल्यू है 10 टू दी पावर 4। अब 10 टू दी पावर 4 आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है कि साइड का स्क्वायर करना है। साइड है 10 सेंटीमीटर, पहले इसको मीटर में चेंज करो। तो 10 गुणा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस, एंगल कितना है? 60 डिग्री। डेल्टा फाई बराबर 10 की पावर 4, 10 गुणा 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो डेल्टा फाई बराबर 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 1/2। ये बच गया 10 टू दी पावर 2, क्योंकि प्लस का 4 माइनस का 2 इंटू 1/2, यानी 100/2 कितना आ गया? 50। और आपका, अरे सॉरी, ये मैंने यूनिट गलत लिखा। विद्युत क्षेत्र का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो इसका यूनिट टोटल क्या कितने वैल्यू निकला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर बच्चों? तो दोबारा देखिए, क्वेश्चन बोलता हूं। एक वर्गाकार फलक जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, वो एक 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि उसका अभिलंब सदिश विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो फ्लक्स, आपके फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? अब आप लोगों को फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। डी ए का मतलब है उसकी इस क्षेत्रफल, फलक का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा है 10 सेंटीमीटर,
उस 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 10 इंटू 10⁻², तो ये 10⁻⁻1 बचा, स्क्वायर किया, कैलकुलेट किया, आंसर कितना आ गया 50। यस या नो? क्लियर? अब आपको एक पॉइंट और क्लियर कराना है। देखिए एक पॉइंट ये क्लियर कराना है कि कल मैंने आप लोगों को लिखाया था कि किसी भी फलक में या किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रवेशित फ्लक्स होता है ऋणात्मक। मैंने बताया था नोट में कि जब आप लोगों को प्रवेशित फ्लक्स लेना हो वो नेगेटिव होता है और जो निर्गत फ्लक्स हो वो पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है वो चीज मैं अब आप लोगों को समझाना चाहता हूं। देखिए ये विद्युत क्षेत्र है, आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं बिल्कुल भी। ये विद्युत क्षेत्र है एक समान। मैंने दो अलग अलग एक समान विद्युत क्षेत्रों की कल्पना की, ठीक है। एक पृष्ठ मैंने ऐसे रखा, ठीक है, जिसका अभिलंब सदिश इधर है, ये डी ए वेक्टर है और ये ई वेक्टर है। तो इन दिस कंडीशन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री। तो डेल्टा फाई बराबर ई डी ए कॉस 0, तो डेल्टा फाई इक्वल टू ई डी ए, बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू +1। एक तो ये अगर ई डी ए आया है इसका मतलब पॉजिटिव आया है। और एक यहां पर देखिए आपने पृष्ठ ऐसे लिया कि इसका अभिलंब सदिश इधर है, डी ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बोलिए थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो इस 180 डिग्री में आप लोगों को डेल्टा फाई निकालना है, तो ई डी ए कॉस 180, तो डेल्टा फाई बराबर ई डी ए कॉस 180 की वैल्यू -1, तो डेल्टा फाई इक्वल टू माइनस का ई डी ए। अब ये माइनस का ई डी ए आया है, इसका मतलब नेगेटिव आया है। क्या आया है? नेगेटिव। अब सोचिए, अब दोनों स्थितियों को देखिए, इसका अभिलंब सदिश इधर है, तो जो पृष्ठ आप लोगों ने लिया है उस पृष्ठ का मुंह इधर खुल रहा है, उस पृष्ठ का मुंह इधर खुल रहा है, और इस पृष्ठ का, जैसे मान लीजिए मुझे ये पृष्ठ लेना है, ठीक है, ये पृष्ठ लेना है मुझे, अब ये पृष्ठ लेना है तो इसका अभिलंब सदिश ऐसे होगा। अब मैंने जब इसको ऐसे लिया तो बताइए इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो वो प्रवेश कर रही हैं, क्या कर रही हैं? प्रवेश, इंटर हो रही हैं। और जब वो यहाँ पर इंटर हो रही हैं तो प्रवेशित फ्लक्स, जब मैंने कैलकुलेट किया, ये आपका पृष्ठ है, अभिलंब सदिश इधर है, ये लीजिए, इससे समझ में आ जाएगा, अभिलंब सदिश इधर है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो ये प्रवेशित फ्लक्स हुआ। बोलो कैसा आया है? नेगेटिव। कैसा आया है? नेगेटिव, क्योंकि थीटा कितना है 180 डिग्री। ये चीज क्लियर। दूसरा, ये आपको ये प्रश्न लेना था, ये इसका अभिलंब सदिश है, तो अब मैंने इसको ऐसे दिखा दिया, ये देखिए ऐसे, आपका अभिलंब सदिश इधर, विद्युत क्षेत्र भी इधर। तो अब जो इस पृष्ठ से, इस पृष्ठ के लिए बात करेंगे, इस पृष्ठ से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, मतलब निर्गत फ्लक्स है। कैसा फ्लक्स है? निर्गत। और निर्गत फ्लक्स बोलिए कैसा? बताया मैंने, पॉजिटिव। निकला कैसा? पॉजिटिव। क्लियर? ये चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारा फ्लक्स वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। कुछ नहीं मेरे कल हम आप लोगों को लास्ट में इस क्लास में या अगली क्लास में देंगे होमवर्क के लिए, ताकि आप लोगों को कर सको। अब हमारा टॉपिक है आपका सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आप एक बात बताइए, जैसा कि नाम से है, हम लोग इसकी परिभाषा नाम से निकालेंगे, सतत आवेश वितरण। जब भी आप लोग किसी चालक पृष्ठ को आवेश दोगे, देखिए चालक स्थिर वैद्युतिकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक थॉट मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि अगर आप चालक पृष्ठ को आवेश दोगे, कैसे पृष्ठ को? चालक पृष्ठ को आवेश दोगे, तो वो उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा, वो उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और जब वो उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा, तो फैलने की स्थिति में
वो कैसे फैलेगा, इस बात को हम लोग इसी परिभाषा से निकालेंगे, इस नाम से ही इसकी परिभाषा निकलेगी। देखिए, सतत का मतलब क्या है? सतत का मतलब है एक समान, और नाम क्या है? आवेश वितरण। आवेश वितरण। जब किसी, परिभाषा बोल रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो, जब किसी भी पृष्ठ को आवेश दिया जाता है, जब किसी भी पृष्ठ को आवेश दिया जाता है, तो यदि वह पृष्ठ चालक है, यदि वह पृष्ठ चालक है, तो उस चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश, उस चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश उसके सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। इस तरह आवेश का इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलना क्या कहलाता है बच्चों? सतत आवेश वितरण। क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण। क्लियर? तो परिभाषा चलिए मैं लिख देता हूं, आप लोगों को परेशानी ना हो। देखिए, किसी चालक पृष्ठ को आवेश देने पर, किसी चालक पृष्ठ को आवेश देने पर आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से, किसी चालक पृष्ठ को आवेश देने पर आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? सतत आवेश वितरण कहते हैं, इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो अब आप सोचिए, आप लोगों ने किसी चालक पृष्ठ को आवेश दिया, आवेश देने पर आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया, फैल गया, इसे सतत आवेश वितरण कहेंगे। आपने पृष्ठ को आवेश दिया है, तो क्या पृष्ठ में आवेश की मात्रा नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो देखिए, इस प्रक्रिया में पृष्ठ पर आवेश, या ऐसे कह दूं मैं, चालक में आवेश की मात्रा बढ़ती है, चालक में आवेश की मात्रा बढ़ती है। और जब चालक में आवेश की मात्रा बढ़ेगी, तो आवेश की मात्रा बढ़ने पर बढ़ती है, तो आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, इस शब्द को मैं एक्सप्लेन अभी थोड़ा नीचे करूंगा, आराम से बाद में समझाऊंगा। तो आवेश घनत्व भी बढ़ता है। क्लियर? सतत आवेश वितरण क्या है? जब भी किसी चालक पृष्ठ को आवेश दोगे, तो चालक पृष्ठ को आवेश देने पर वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में होगा क्या? पृष्ठ पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी, आवेश की मात्रा बढ़ेगी, इसका मतलब आवेश घनत्व बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आवेश घनत्व। और आवेश घनत्व बढ़ा, तो आवेश घनत्व बढ़ने पर ये क्या स्थिति है? आवेश घनत्व होता क्या है? तो पहले मैं आप लोगों को आवेश घनत्व एक्सप्लेन कराता हूं। आप लोग एक बात बताइए, घनत्व यानी डेंसिटी को आप क्या समझते हो? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो पढ़ते हो आप। किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान तो घनत्व है। अब जब आवेश घनत्व पढ़ रहे हैं, तो द्रव्यमान की जगह पर क्या आएगा? आवेश। क्या आएगा? द्रव्यमान की जगह पर कौन आ गया? आवेश। अब नीचे क्या लूं मैं? आयतन लूं क्या? एक बात बताइए, मैंने कहा पदार्थ को आवेश दे रहे हैं, अब पदार्थ निश्चित नहीं है कि आयतन का ही रूप में हो। देखिए, आवेश देते हैं पृष्ठ पर, तो पदार्थ की कुल 3 विमाएं होती हैं। पदार्थ की विमाएं कुल 3 होती हैं बच्चों। सबसे पहली होती है लंबाई। क्या होती है? लंबाई। दूसरी विमा होती है क्षेत्रफल, और तीसरी विमा होती है आयतन। कोई भी पदार्थ पाया जाएगा तो केवल इन 3 विमाओं में, या तो लंबाई में, या क्षेत्रफल में, या आयतन में। क्लियर? इन्हीं 3 विमाओं में पाया जाएगा। तो इसका मतलब आपका आवेश घनत्व, अतः आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे पदार्थ की विमा। अब
आप लोग क्या कहोगे, आवेश घनत्व की क्या परिभाषा बनाओगे, किसी पदार्थ की प्रति एकांक विमा में, किसी पदार्थ की प्रति एकांक विमा में उपस्थित आवेश, किसी पदार्थ की प्रति एकांक विमा में उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश घनत्व। चार्ज डेंसिटी, आपके कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट आपकी डायमेंशंस में कितना चार्ज है उसको हम लोग चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व कहते हैं। और विमा में पदार्थ की लंबाई भी हो सकती है, पदार्थ का क्षेत्रफल भी हो सकता है और पदार्थ का आयतन भी हो सकता है। जब विमा तीन प्रकार की है, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन, तो आवेश घनत्व भी कितने प्रकार का होना चाहिए, तीन प्रकार का। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। तो अब हम आगे वही पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार से फिर समझ लीजिए कि आवेश घनत्व क्या होता है। जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, वैसे ही पदार्थ की प्रति एकांक विमा में उपस्थित आवेश को हम लोग आवेश घनत्व कहते हैं। अब विमा होती है तीन प्रकार की, पदार्थ तीन ही रूपों में पाया जाता है, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन। इस आधार पर आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है। आपके आवेश घनत्व के प्रकार, सबसे पहला आपका रेखीय आवेश घनत्व। समझाऊंगा बाद में, पहले परिभाषा लिख देता हूं तो ये अपने आप तुम आपके समझ में आ जाएगा। रेखीय का मतलब लंबाई। तो देखिए, किसी चालक छड़ की प्रति एकांक लंबाई, किसी चालक छड़ की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, किसी चालक छड़ की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसको व्यक्त करते हैं लैम्ब्डा से। किससे, लैम्ब्डा से। मैंने क्या कहा था, आवेश घनत्व है आवेश बटे पदार्थ की विमा। तो अगर मुझे कोई, मैंने मान लीजिए चालक छड़ ले ली और इस चालक छड़ का ये अल्पांश है dl, इस dl को मैंने आवेश दिया dq, तो इसकी इस अल्पांश की प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश है, प्रति एकांक विमा का मतलब लंबाई में कितना आवेश है, उसे आवेश घनत्व के लिए क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। बोलिए, फॉर्मूला यही बनेगा कि नहीं बनेगा, लैम्ब्डा बराबर dq अपॉन dl, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर, और विमा निकालिए, आवेश की विमा होती है T1 A1 और इसकी L1, तो m0 L1 ऊपर जाएगी, L-1 T1 और A1। क्या यहाँ तक क्लियर है आप सब लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा रेखीय आवेश घनत्व के बाद में हम लोग अगला पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। परिभाषा सेम इसी की तरह, अंतर सिर्फ इतना है कि रेखीय की जगह पे पृष्ठीय है। तो पृष्ठ का आप पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ है उस पृष्ठ की आप लंबाई मापोगे, क्षेत्रफल या आयतन, निश्चित तौर पर क्षेत्रफल। तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी चालक छड़ की जगह पे कोई भी चालक पृष्ठ की प्रति एकांक लंबाई की जगह पे रेख पृष्ठीय है तो क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए परिभाषा लिख देता हूं, यहाँ पर फॉर्मूला आगे लिख दूंगा, किसी चालक पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी चालक पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, किसी चालक पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहेंगे बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। दोबारा समझिए कि आपको रेखीय आवेश घनत्व से अब क्या पढ़ना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब है आपके कोई भी चालक पदार्थ है उस चालक पृष्ठ के प्रति एकांक लंबाई की जगह पे
क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे और व्यक्त करेंगे सिग्मा से। तो देखिए आप लोग लिखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, बोलिए आपके प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए डीए, प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए डीए यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम लोग कहते हैं आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब है सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए। क्लियर? अच्छा मात्रक बताइए इसका, इसका मात्रक होगा कूलम पर क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर और इसकी विमा बोलिए बस m2 है तो ऊपर जाकर इसकी विमा हो जाएगी L-2, तो जो L-1 है उसकी तरह इसकी विमा हो जाएगी m0 L-2 T1 और A1। क्लियर दिख रहा है बच्चों आप लोगों को यहाँ पे? ठीक है, तो m0 L-2 T1 और A1। क्लियर? अच्छा अब तीसरा कौन बचता है? तीसरा बचता है आपका आयतन आवेश घनत्व। क्या बचता है बच्चों? आयतन आवेश घनत्व। अब सोचिए, मैं इसकी परिभाषा नहीं लिखूंगा, जैसे आप लोगों ने इनकी परिभाषा बनाई वैसे ही आप इसकी खुद बनाओगे और खुद लिखोगे। मैंने कहा रेखीय आवेश घनत्व में किसी चालक छड़ की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, और पृष्ठीय आवेश घनत्व में किसी चालक पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। तो आयतन आवेश घनत्व की क्या परिभाषा बनेगी? किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, किसी पदार्थ के, ऐसे जोड़ सकते हो फिजिक्स की भाषा में, किसी चालक पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। और इसको व्यक्त करते हैं रो से। किससे? रो से। अब आप लोग इसकी परिभाषा खुद लिखोगे, मैं देखिए सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। रो बराबर प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, तो रो बराबर डी क्यू अपॉन टीवी, रो बराबर डी क्यू अपॉन डीवी। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका मात्रक बोलिए, मात्रक होगा आवेश का मात्रक कूलम और आयतन का मीटर क्यूब। विमा बोलिए आपका m0, ये था मीटर के लिए L, ऊपर जाएगा L3 तो L-3, L-3 T1 और A1। क्लियर हो गया बच्चों? अब आप लोगों को अगर ये यहाँ तक क्लियर है तो मैं इसको एक बार से रिपीट करता हूँ, आप लोग गौर से देखिए। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाना क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण। इस स्थिति में उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा बढ़ेगी, मतलब आवेश घनत्व बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। और चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? पदार्थ की विमा में, पदार्थ की प्रति एकांक विमा में उपस्थित आवेश। अब पदार्थ की प्रति एकांक विमा क्या हो सकती है? लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन, कुछ भी हो सकती है। तो अब जब तीन प्रकार की विमाएं हैं, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन, तो आपके पदार्थ जब तीन प्रकार की विमा है तो आवेश घनत्व के भी तीन प्रकार हो जाएंगे। पहला रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा आयतन आवेश घनत्व। परिभाषा से कंपैरिजन करते हैं इनका। मैं कंपैरिजन से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि पढ़ने का बेस्ट मेथड कहलाता है कंपैरिजन मेथड, आपके तुलना विधि। तो तुलना से देखिए, रेखीय आवेश घनत्व किसी चालक छड़ की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसी चालक पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, और आयतन आवेश घनत्व की क्या परिभाषा होगी? किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश घनत्व कहेंगे। रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, आपके पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए, और आयतन आवेश घनत्व रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी। क्लियर? तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सतत आवेश वितरण बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद में अब चलिए हम आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं, और देखिए आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को इस सतत आवेश वितरण में जो एक पॉइंट बचा हुआ है उसको क्लियर कराकर आज की क्लास का हम लोग समापन करते हैं। उसके बाद हमारी अगली क्लास में शुरू होगा गाउस का नियम।
गाउस लॉ, गाउस का नियम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, जो हमारा स्पेशल टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो और हाँ, उस स्पेशल टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका एग्जाम में 4 नंबर का अनुप्रयोगों में से। तो सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है, फाइंड आउट करनी है आपके कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो देखिए, ये कोई जटिल कार्य नहीं, केवल एक मेथड बताना है मुझे। मैं आराम से लिख रहा हूं, आप आराम से समझिए और पढ़िए। माना किसी चालक पृष्ठ को कुल Q आवेश अल्पांशों में दिया गया। कोई भी चालक पृष्ठ है, कोई भी, या फिर चालक पृष्ठ की जगह पर चालक पदार्थ लिख दूं मैं, आपका कन्फ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। मैंने कोई भी कंडक्टर ले लिया, कोई भी चालक पदार्थ लिया और उसको मैंने कुल Q आवेश दिया अल्पांशों के रूप में। तो यदि पदार्थ के अल्पांश dA को, उस पदार्थ का कोई मैंने एक अल्पांश ले लिया dA, ठीक है, उस पदार्थ के अल्पांश dA को, या फिर मैं कह दूं ds को अल्प आवेश dQ दिया गया। आपने उसके अल्पांश ds को एक अल्पावेश dQ दिया गया, तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, अल्प आवेश दिया है अल्पांश को, तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी अल्प होगा। तो DE वेक्टर बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर होता है, तो K DQ अपॉन R स्क्वायर और साथ में R कैप। क्लियर? या फिर मैं लिख दूं DE वेक्टर बराबर K का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर साथ में R कैप। तो अब मैं आगे बढ़ते हैं। मैंने अल्प आवेश दिया, अल्प आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब पूरे आवेश की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होगा, टोटल जो मैंने Q आवेश दिया है, तो संपूर्ण आवेश वितरण, संपूर्ण आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, ये तो अल्प आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र K Q अपॉन R स्क्वायर के फॉर्मूले से Q की जगह पे अल्प आवेश है तो DQ हो गया। अच्छा, तो संपूर्ण के लिए हम लोगों को टोटल निकालना है, तो ऐसे कितनी बार हम लोग अल्पांशों के रूप में आवेश देंगे हमें नहीं पता। तो मैंने क्या किया, टोटल निकालने के लिए समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। DE की वैल्यू लिखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर और साथ में R कैप। आप क्या कीजिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लीजिए, समाकलन DQ अपॉन R स्क्वायर और साथ में R कैप। क्लियर? अब आप लोगों को क्या करना है कि तीनों आवेश घनत्व, आपके रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व की वजह से विद्युत क्षेत्र अगर निकालना है तो बस इसमें आगे थोड़ा सा काम करना है, बाकी काम हो गया। अल्प आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाला, मुझे किसी चालक पदार्थ को कुल Q आवेश देना है, उसको अल्प आवेश दिया मैंने DQ, तो DQ की वजह से विद्युत क्षेत्र DE आ गया। क्लियर? अब उस संपूर्ण आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ऐसे कितनी बार आवेश दिया हमें नहीं पता, तो हम लोगों ने समाकलन कर दिया, जिसमें से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया। अब देखिए, सबसे पहला आपका रेखीय आवेश घनत्व के कारण, अब आप बताइए रेखीय आवेश घनत्व के कारण कितना होगा। तो आप लोग जानते हो लैम्बडा बराबर DQ अपॉन DL, तो DQ बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, लैम्बडा DL, और ये DQ का मान उठाकर यहां रख दीजिए। E वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा DL अपॉन R स्क्वायर साथ में R कैप। क्लियर बच्चों? आपको क्या करना है, इस DQ का मान उठाकर यहां रख देना है, तो ये हो गया लैम्बडा DL। अच्छा, यहीं पर कर लेते हैं,
दूसरा, चलिए इसको मिटा देता हूं, ये कोई काम का नहीं है। दूसरा, आपके पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण, अब आप लोगों को निकालना है पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण। तो जैसे ये मेथड यूज किया वो भी कीजिए, उसमें भी डी क्यू का मान निकालना है। सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए, सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए, डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए। तो रखिए मान, तो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह पे क्या रख दीजिए, सिग्मा डी ए, और नीचे आर स्क्वायर और साथ में आर कैप। यस या नो? ये फॉर्मूले आप लोगों को आगे गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में काम में आएंगे। तीसरा, चलिए इधर लिख देता हूं। तीसरा, आयतन आवेश घनत्व के कारण रो बराबर, बोलिए क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी वी। तो बताइए यहां से डी क्यू का मान रो डी वी, क्या करना है, डी क्यू का मान उठा के फिर रख दीजिए इसमें। तो विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर और साथ में आर कैप। यस या नो? क्लियर? तो चलिए एक बार से कंपैरिजन करके बता देते हैं। आप लोगों को सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब इसमें विद्युत क्षेत्र अगर आप लोगों को निकालना है तो आपने क्या किया, कोई चालक पदार्थ लिया, उसको कुल क्यू आवेश अल्पांशों में दिया गया, आपने उसके कोई सी अल्पांश डी एस को अल्प आवेश डी क्यू दिया, तो विद्युत क्षेत्र डी भी अल्प होगा, डी ई बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, के का मान 1/4πε0। तो संपूर्ण आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र आप लोगों ने इसका समाकलन कर दिया, 1/4πε0 बाहर आ गया। अब आपको डी क्यू का मान रखना है इसमें। रेखीय आवेश घनत्व के कारण डी क्यू का मान लैम्बडा डी एल रख दिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण डी क्यू का मान सिग्मा डी ए रख दिया, आयतन आवेश घनत्व के कारण डी क्यू का मान रो डी वी रख दिया। हो गए फॉर्मूले? केवल ये फॉर्मूले पढ़ने थे। तो आप लोग अच्छी तरह इन टॉपिकों को पढ़ते हुए आगे बढ़िए। अब हम लोगों ने आपका वैद्युत फ्लक्स पढ़ लिया, आप लोगों का सतत आवेश वितरण पढ़ लिया। आज पहले चैप्टर को और यहाँ तक को ढंग से रिवाइज कर लें, क्योंकि कल मैं आपके सामने आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, होमवर्क के लिए क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो इसको पढ़िए, ढंग से तैयार रहिए, ठीक है। और एक अगर कोई भी समस्या आती है तो आप लोग हमसे पूछ ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे पूछते हैं, उनका जवाब भी जाता है। कमेंट बॉक्स में बच्चे बहुत सारे पूछते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो आपको याद हो, पहले वीडियोज में मैं एक नंबर डालता है, हाँ पाना, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो उस पर बच्चे अपने क्वेश्चन भेजते हैं, वो भी मैं सॉल्व करके भेजता हूँ। तो डोंट वरी, आराम से मस्त तरीके से पढ़िए, लॉकडाउन के समय का पूरा उपयोग कीजिए। धन्यवाद।